Very good afternoon, everyone. Today we are shooting episode 4 for Breaking Bread with DMI, and today's guest is Mr. Vardhaman Shah, Director Suresh Hindu Laser Private Limited. Happy to have you in our show, sir. Uh, हम कोशिश करेंगे ये शो हिंदी में करें, राइट ताकि काफ़ी जगह तक पहुँचे जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमारा भारत हमारा भारत। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप राइट हमको सुरेश हिंदू लेज़र का कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आप बताएंगे? हाँ सुरेश हिंदू लेजर्स प्राइवेट लिमिटेड इसके फाउंडर है डॉक्टर सुरेश टी शाह। वो एक एमिनेंट लेज़र साइंटिस्ट है जिन्होंने पुणे में आके लेज़र्स में रिसर्च किया और 1975 के बाद दौरान आई मीन टू से उस दौरान उन्होंने रिसर्च का काम स्टार्ट किया था और CO2 लेज़र और हीलियम नियन लेज़र इसके ऊपर रिसर्च करते हुए उन्होंने PhD प्राप्त की। ओके। और ये उनका एक PhD का दौरान था हाँ हाँ। जहाँ पे उन्होंने लेज़र्स के कई रिसर्च करके उनको उन्होंने उसमें थीसिस ये हुई। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट किया उन्होंने। पोस्ट डॉक्टरेट इंग्लैंड में किया। पोस्ट डॉक्टरेट में वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में थे और लिवरपूल यूनिवर्सिटी में थे। वहाँ पे कई हाई पावर लेज़र CO2 हाई पावर लेज़र्स पे काम करते थे। ये बहुत इनिशियल स्टेज था जब लेज़र्स ग्लोबली कहीं भी नहीं था, जहाँ पे कमर्शियल मार्केट में नहीं था, इंडस्ट्रीज़ में नहीं था, जस्ट साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ में उसका काम चल रहा था। रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेज़र्स इस्तेमाल किए जाते थे। ओके। और उसके बाद 1990 में इंडिया आने के बाद उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की जहाँ पे लेज़र सोर्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लान था। ओके। लेज़र सोर्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लान करने के बाद ऐसा पता चला कि यहाँ पे किसी को अवेयरनेस नहीं है ओके। लेज़र्स का। ओके। और लेज़र्स का अवेयरनेस न होते हुए तो वो लेज़र्स किसके लिए बनाएंगे। करेक्ट। और लेज़र्स बना के नॉर्मली क्या होता है कि लेज़र्स मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग करता है लेज़र कटिंग मशीन या लेज़र वेल्डिंग मशीन, तो उनको ये ब्लैक बॉक्स लगता है एज अ लेज़र एक सोर्स होता है। ओके। तो फिर हमारी जो शुरुआत हुई वो एक्चुअली इंडिजीनियस थी एज अ ओके। लेज़र मैन्युफैक्चर लेज़र सोर्स मैन्युफैक्चर ओके। लेज़र ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद हम लोग ने मशीन्स बनाना स्टार्ट किए क्योंकि मशीन्स कोई बनाता नहीं था। करेक्ट। और वक्त लगा और जब इंडस्ट्री को अवेयरनेस आ गया कि ये हम कब की बात कर रहे हैं? 1980? 1990 से लेके 2000 ओके। ये 10 साल का जो पीरियड था ओके। इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज को इंडियन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का कोई अवेयरनेस नहीं ओके। था और टेक्नोलॉजी एडेप्टेबिलिटी भी नहीं थी और लेज़र्स उस समय बहुत कॉस्टली होते थे। जी। तो कन्वेंशनल मशीन में काम किया करते थे। जी। जैसे शेयरिंग मशीन होती है, प्लाज्मा कटिंग मशीन होती है। तो फिर उसके बाद एक्चुअली ये उसका मेजर मार्केट उस समय 2000 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था। ओके। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 70% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फिर मशीन टूल इंडस्ट्री और शीट मेटल इंडस्ट्री, ये 3 एरियाज जो था वो बहुत बड़ा एरिया था। अदर देन दैट फिर ये रिसर्च इंडस्ट्रीज में काम करते थे जैसे न्यूक्लियर सेंटर है या एरोनॉटिक्स है या डिफेंस है। तो वहाँ पे ये काम चलता था लेजर्स का। तो वहाँ ये लेज़र कटिंग मशीन फॉर स्टील कटिंग के लिए इनिशियली स्टार्ट किया और हमने वो मशीन्स बनाने स्टार्ट किए। तो लेज़र प्रोफाइल कटिंग जिसको हम कह सकते हैं या CNC लेज़र कटिंग मशीन कहते जी। हैं या CNC शीट मेटल कटिंग मशीन भी कह सकते जी। हैं। और लेज़र वेल्डिंग मशीन्स और लेज़र मार्किंग मशीन्स, लेज़र एनग्रेविंग मशीन। अब शीट मेटल में जैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का मेटल बहुत कट करना पड़ता है जहाँ पे वो कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार की बॉडी बनती है। फिर ये जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है सारी जहाँ पे
फैब्रिकेशन होता है। जी। तो इस तरह से ये सेगमेंट बढ़ते गए और इंडिया में भी पहले कैसा था कि ओनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज फ्लरिशिंग। हम्म। उसके बाद कई सेगमेंट्स बढ़ गए, ऐड ऑन हो गए, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और किचन इंडस्ट्रीज है और ये बहुत सारे एलाइड इंडस्ट्रीज है, सोलर एनर्जी, पावर इंडस्ट्रीज, जी। और ये एड ऑन बहुत एलाइड इंडस्ट्री बढ़ती गई और उसके ये फिर लेज़र मशीन्स का डिमांड बढ़ते गया जी। और लेज़र मशीन का डिमांड बढ़ते गया तो मार्केट भी बढ़ गया, मैन्युफैक्चरर्स भी और बढ़ गए और उस तरह से हमारे कंपनी का भी विस्तार हुआ। विस्तार हुआ और उस विस्तार में हम लोगों का काम बढ़ते गया और पीक पीरियड हम कह सकते हैं कि 2010 ऑनवर्ड्स हाँ। जो मार्केटिंग में एक ब्रांड की तरह से हम लोग उभरने लगे करेक्ट। और इंडिया में हर कंपनीज को पता चलने लगा कि एक कंपनी है जिसके पास एक टेक्नोलॉजी, खुद की टेक्नोलॉजी होम है, ग्रोन टेक्नोलॉजी। होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है जी। और एक साइंटिस्ट है जिसने ये कंपनी फाउंड की है, उसको लेज़र का नॉलेज है करेक्ट। और चूंकि हम लोग ने इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम रखा था तो हमारा जो नॉलेज था टेक्नोलॉजी के प्रति तो उससे कॉस्ट वाइज बहुत इम्पैक्ट पड़ा। करेक्ट। तो लोअर कॉस्ट में मशीन बनती थी और उस वजह से मार्केट को पता चला कि यार ये मशीन एक्चुअल में ये कॉस्ट में भी मिलती है करेक्ट। और इस तरह से हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो गया। इनिशियली वो हिचकिचाते थे क्योंकि लेज़र मशीन ओनली यूरोपियन इंडस्ट्रीज और जापानीज इंडस्ट्रीज या अमेरिकन इंडस्ट्रीज बनाती थी, Correct. तो एक इंडियन इंडस्ट्री बनाएंगे ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। करेक्ट। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने वो मशीन परचेस किया क्योंकि कॉस्ट का डिफरेंस बहुत था जी। तो उन्होंने उस चांस लिया और उससे फिर क्या उनके एप्लीकेशंस होने लगे। तो फिर आज के तारीख में ये कंपनी बहुत बड़े लेवल में लार्ज स्केल में लाइक 32 ईयर्स हो गए ये इंडस्ट्री बड़ी हो गई है शायद। तो अगर मैं इसको समअप करूं तो ये रोमांच और संघर्ष से भरा हुआ दौर था। 100% अ, 100% क्योंकि ये R&D बेस्ड प्रोडक्ट है। हम्म। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल इंजीनियरिंग है हम्म। या रेडी टू मेक या प्लग इन पार्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर फिजिक्स इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसका नॉलेज होना चाहिए कि लेज़र्स कैसा चाहिए सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन। करेक्ट। हर मटेरियल नॉन मेटल, मेटल, उसके लिए अलग अलग तरह के लेज़र्स लगते हैं, अलग तरह के बैंडविड्थ होता है उसका, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। उसका लेज़र का यूनिट फॉर्म में वेवलेंथ होता है, नैनोमीटर फॉर्म में होता है। करेक्ट। तो अगर मटेरियल का कंपोजिशन चेंज होता है तो लेज़र का टाइप भी चेंज होता है, करेक्ट। उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। करेक्ट। तो ये और उसके साथ फिर जो ऑप्टिक्स होती है वो अलग है। जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर सूरज की किरण है तो उसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम में से कुछ एक वेवलेंथ बाहर निकालना है। करेक्ट। तो वो वेवलेंथ को बाहर निकालने के लिए हमको एक ऑप्टिक्स की ज़रूरत है। उस ऑप्टिक्स के थ्रू हमको उसका जो भी उस वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की हम वो ऑप्टिक्स बनाई जाती है, उसकी कोटिंग होती है, करेक्ट। IR कोटिंग होती है, UV कोटिंग होती है। तो उस स्पेक्ट्रम बॉन्ड से फिर वो वही वेवलेंथ बाहर निकलता है। तो एंड ये एंड सॉरी। शॉर्ट फॉर्म में बता सकते ओके। आई नो आपका एक्सपीरियंस काफी हाँ बहुत ज्यादा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी फिलहाल कितनी फैक्ट्री है और कितनी शाखाएं हैं। हाँ। हम स्टार्ट किया था जब 1988 में मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाला था, तब हम 500 स्क्वायर फीट से कंपनी स्टार्ट हुई ओके। और आज 9 यूनिट्स है ओके। और टोटल 3 लाख स्क्वायर फीट फ्लोर साइज है हाँ। हमारे पास। 3 लाख ऑल टुगेदर, ओके। 9 यूनिट्स का मिला के 3 to 4 lakhs में भी, आई डोंट नो। ओके। और ब्रांचेस इंडिया में है, बाहर भी पैन इंडिया काम करते हैं हमारे पास, Okay. पैन इंडिया ऑफिसेस है। ऑफिस है। हाँ, मुंबई, अहमदाबाद, ओके। दिल्ली और बेंगलोर और इवन चेन्नई है। ओके। और इंटरनेशनल में अभी दुबई जस्ट इस साल हम लोग ने
ऑफिस खोला है ओके एंड वी हैव डीलर्स इन यूरोप ऑल्सो। Okay. जर्मनी में हमारे डीलर्स हैं। ओके सो अभी हमारा 2 साल हो गया है इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुआ है। अभी हम लोग एग्जीबिशंस भी करते हैं, Okay. इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी करते हैं। ओके या वो मीटिंग से पहले आप बता रहे थे कि जर्मनी में कोई इवेंट है जहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूएस में है जहाँ आपका बूथ है। यस, इसी इसी महीने में अभी फैक्टेक करके शिकागो में है, करेक्ट। वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया है। आज थर्ड डे है वहाँ पे, ओके आज लास्ट डे है वहाँ पे। और उसके बाद 19 सितंबर को ईएमओ है। या दुनिया का सबसे बड़ा शो ईमो हानोवर। हाँ हाँ, तो ईएमओ हानोवर में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। करेक्ट। अच्छा एक चीज़ और मुझे जानना है, आपकी जो मशीनें होती हैं वो स्टैंडर्ड होती है कि बिल्ड टू ऑर्डर होती हैं, कैसे ये। अब मार्केट में ऐसा हुआ है कि कुछ मशीन्स होती है जो यूनिवर्सल बोलते हैं हम, जिसको स्टैंडर्ड साइज बोलते ओके हैं। और शीट मेटल इंडस्ट्रीज में चेंजेस बहुत आते हैं। करेक्ट क्योंकि उनको जो स्टील जितना कम वेस्ट होगा, साइज जितना साइजेस चेंज होते जाते हैं करेक्ट स्टील के शीट के। तो उस तरह से डिमांड चेंज होते हैं ईयर ऑन ईयर, करेक्ट और लेजर पावर भी चेंज होते जाता है। तो अभी बेड साइज, जिसको हम बेड साइज बोलते हैं, करेक्ट तो यूनिवर्स साइज जो होता है वो 5 फीट बाय 10 फीट, और फिर लेंथ वाइज 4 मीटर है या 8 मीटर है या 12 मीटर है। ऐसे बड़े बड़े लेंथ के भी मशीन 6 मीटर। अभी जैसे पहले यूनिवर्सल चलता था 5 फीट बाय 10 फीट, अभी चल रहा है 2 मीटर बाय 6 मीटर। ये काफ़ी स्टैंडर्ड बनते जा रहा है। और ईवी का दौर आ रहा है, इससे आपके बिजनेस में कोई फर्क या ज़्यादा मशीनें जाएंगी या बिकॉज। इनफैक्ट ईवी की वजह से हमारा काफ़ी हमारा एज अ लेजर वन ऑफ द कंपाउंड है वो। ओके ओके जो ईवी मशीन, ईवी सॉरी, ईवी ईवी इंडस्ट्रीज। बैटरी, ईवी इंडस्ट्रीज जो ईवी का सेटअप लगाते हाँ हैं ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसमें जो सारी मशीन का सेटअप होता है उसमें एक मशीन हमारी भी होती है। हाँ तो मतलब। हम वो मशीन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके तो हमारे लिए एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। हाँ मतलब ऑटोमोटिव आप कर रहे थे, अब ये ईवी का सेगमेंट आने से यस, आपका मशीन का डिमांड और बढ़ गया है। और बढ़ गया है। और ऑलरेडी हमने इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, ओके लाइक BHEL है, ओके विप्रोपारी है, ओके टाटा है, ओके तो और उनके एलाइड ग्रुप्स हैं। ओके तो वहाँ से हमको काफ़ी इंक्वायरीज आती है और काफ़ी मशीनें हमने सप्लाई की है सक्सेसफुली। एंड एक दो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मेरे को पता है समय का बहुत कमी है बिकॉज आप एक इवेंट में आए हुए हैं, आपको काफ़ी लोगों से मिलना है। सो एक चीज़ मुझे जानना है, एक अभी लेज़र का मार्केट कैसा चल रहा है, बी मेक इन इंडिया, और अभी जो G20 हुई है उससे हाँ, आपको माहौल कैसा लग रहा है बिजनेस के हिसाब से। वेल, अभी लेजर का मार्केट जो है, अभी भी डिमांड बहुत है। ओके क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है और इकोनॉमी का डिमांड है। और डिमांड है तो डिमांड एंड सप्लाई है। करेक्ट तो काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री ग्रो हुई है। हमारी जो आज की गवर्नमेंट है, उनके जो फैसले हैं इंडस्ट्रीज़ के प्रति, तो उन्होंने सर्विस इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया है। करेक्ट और और नई नई इंडस्ट्रीज़ को वो वेलकम कर रहे हैं, करेक्ट नए नए प्रोडक्ट्स को वेलकम कर रहे हैं कि यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। करेक्ट तो लाइक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, इवन मोबाइल फ़ोन्स जी जैसे फॉक्सकॉन है। जी तो ये ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पहले इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होते थे, जी मगर अब स्टार्ट हो रहे हैं। जी जहाँ पे चाइना का एक अपर हैंड था, जी कोरिया का एक अपर हैंड था, जी तो उसमें जो लेज़र्स की रिक्वायरमेंट थी वो लार्ज क्वांटम में थी। वो हमारे हम बना सकते हैं, मगर उसके वो मशीन हम दे किसको, क्योंकि वो मशीन यूज़र ही नहीं है, करेक्ट उस तरह की इंडस्ट्री ही नहीं है। करेक्ट मगर अब उस तरह की इंडस्ट्री आ रही है, सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रही है। अब एक सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे 100 नंबर्स ऑफ लेज़र मशीन लगती है। तो ये बहुत बड़ा क्वांटम हो जाता है। तो वो इतना बड़ा क्वांटम आने के बाद हमारा ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा चांस है। रही बात ये G20 की, तो ये तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में, भारत में मोदी गवर्नमेंट ने जो ये
30 नेशंस को बुला के हमारे कंट्री को जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो सराहनीय है। हाँ, सराहनीय। कई बातों से उनको भी पता चला है कि इंडिया अब किस स्टेज में है करेक्ट। और ग्लोबली हम लोग कितने आगे जा रहे हैं। करेक्ट। नॉट ओनली एरोनॉटिक्स या सैटेलाइट वो, बट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी बढ़ते जा रहा है, बहुत बड़ा बनते जा रहा है और आगे भी बनने वाला है। ये उनको दिख गया है मार्केट में, और प्लस इंडस्ट्री उसके लिए पूरा तरह से काम कर रही है। यानी इंडिजिनियस प्रोसेस चल रहा है, मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रहा है, और वही इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम कल की बात थी कि हम बाहर के इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड थे, मगर आज हम ऐसा है कि इंडियन कंपनीज आई है और वो बना रही है और वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को। आत्मनिर्भर भारत। हाँ, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर, अच्छा, ये तो रियलिटी है जी जी। एक्चुअली। ये इंडिया में हुनर लोगों की कोई कमी नहीं है, और सब कुछ सारे इन्वेंशंस जो है आज तक के इंडियंस का कई सपोर्ट है उसमें। बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो कहते हैं या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कहते हैं, वो इस एरा में स्टार्ट हुआ है। तो इस एरा में स्टार्ट हुआ है, तभी हमको अपॉर्चुनिटी मिला है। अब वर्धमान जी, मैं आपको विक्की जी भी बोलना चाहूंगा, बिकॉज लोग आपको Yes. इंडस्ट्री में विक्की के नाम से ज्यादा Right. जानते हैं। तो विक्की जी, अब हम बातचीत को रुख मोड़ते हैं एक किताब की तरफ। एक Okay. किताब जो आपने मुझे भेंट किया है। राइट, ये एक डोपामाइन डिटॉक्स है। डोपामाइन डिटॉक्स। अभी दिस इज द बुक। दिस इज द दिस बुक। इज द बुक। एक्चुअली ये मैंने रिफर की थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल का दौर जो चल रहा है, जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो, और जनरेशन का रिफ्लेक्शन हमको भी होता है। जी। मेरा एज है आज 52, बट मुझे भी न्यू जनरेशन के साथ काम करना पड़ता है। मेरी जो कंपनी है वहाँ पे 400 लोग हैं, जी तो वहाँ अभी यूथ्स के साथ काम करना पड़ता है। जी। तो जिस स्पीड से वो काम करते हैं, वो स्पीड तो हमारे पास होगी नहीं, क्योंकि हम तो कंप्यूटर एज में नहीं थे या मोबाइल एज में नहीं थे। मगर अभी हम वो सारा चीज अडॉप्ट कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे ऊपर और स्ट्रेस निर्माण होता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेस से हमारा जो डोपामाइन लेवल, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन में एक ये होता है, डोपामाइन सेल्स होते हैं। जी। तो उसमें ये एक ये सेल्स में एक थकावट सी निर्माण हो जाती है। जी। और उसको किस तरह से एक्सरसाइज, उसको डिटॉक्स कैसा करना है Okay. जिससे वो सेल्स एक्साइट हो। Correct. और फॉर एग्जांपल लाइक जो हवा में जो मिट्टी उड़ती है और नीचे सेटल डाउन होती है, वैसे ही हमारे जो डोपामाइन सेल है ब्रेन्स में, वो एक्साइट स्टेट में रहनी चाहिए। वो नीचे आके सेटल नहीं होनी चाहिए। जी। अभी ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये चीज जो है वो हमारे सेल्स को एक्साइट नहीं करते। हमारे सेल्स जो है सेटल हो चुके हैं, उसको एक्साइट कैसा करना चाहिए उस, और एक्सरसाइज जो है, एक प्रकार की एक्सरसाइज है, बुक रीडिंग करके हमको खुद को सेल्फ ये रिजुनवेट करने के लिए। इसके लिए मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, जिससे मुझे अच्छा फील होता है और ताजा तौरान होता है। जवान को खुद को जवान फील करता हूँ। पुरानी एज की ताकत आ जाती है। एंड आज के इस युग में जहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात कम किया जाता है, बट ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिकॉज आपका अगर दिमाग सही काम करेगा तो आपका शरीर भी काम करेगा। 100%। आज के तारीख में हर जगह क्या बताया जाता है, जिम जाओ, रनिंग करो। करेक्ट। मगर अल्टीमेटली होता क्या है कि वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है। करेक्ट। मेंटल एक्सरसाइज कहाँ पे है? करेक्ट। मेंटल एक्सरसाइज जब फिजिकल एक्सरसाइज करके आता है और उसका माइंड बोलता है अरे तू थक गया, जी। तो उसका माइंड भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कि वो डे बाय डे जितना भी फिजिकल एक्सरसाइज करे, Correct. तो उसका मेंटल स्टेट उसको बोलना चाहिए अरे नहीं, अभी इससे ज्यादा कर, Correct. अभी इससे ज्यादा कर। करेक्ट। तो अगर रनिंग करना है तो अभी उसकी जो
स्पीड है और उसकी जो स्ट्रेच है कि 15 मिनट्स रनिंग कर रहा है तो नेक्स्ट डे 20 मिनट, तो उसका माइंड सेट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जी तो जैसा फिजिकल स्ट्रांग फिजिकल हमारा जो बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए वैसा मेंटल बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए। और हम थक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि मैंने पूरा दिन काम किया, मेरे दिमाग का पूरा काम काज में लग गया तो मैं अभी मेरा दिमाग थक गया है। और ये हम खुद को बोल के जब हम सुबह उठते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं तो वो खुद का ही वो उसी उसी स्टेज में रहते हैं, उसी स्टेट में रहते हैं। तो वो सारा जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सारा व्यर्थ चला जाता है, चाहे आप योगा करो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप वॉकिंग करो। तो आपको मेडिटेशन करना है, तो यही डोपामाइन डिटॉक्स में ऐसा ही बताया गया है कि आप मेडिटेशन करोगे, सेल्फ मेडिटेशन करोगे, थोड़ा माइंड का और सोल से के साथ डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा उसमें पीस मिलता है। पीस मिलने का मतलब क्या है कि एक पॉज मिलता है, एक पॉज मिलता है तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। dopamine detox. Do read as recommended by Mr. Vardhaman Shah, director Suresh Hindu Leather. So thank you Vardhaman ji थैंक यू। समय देने के लिए, यस। and wish you a great show and looking forward for a big success. राइट। And we would like to invite you for our 4th edition of Samurai Awards and Conference, यस श्योर। which is scheduled in Bangalore, 24th of November. ओके। Thank you. Have a great day. थैंक यू। Thank you. थैंक Thank यू। you, sir. मेरे को